हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। हिंदी में रिप्रोडक्शन को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स या फिर कोई सिंगल पेरेंट जो होता है वो अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? तो क्या आपने ये जो प्रोसेस होती है डाइजेशन यानी कि पाचन, सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में, और रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। क्या आपको याद है वो सब? These processes are essential for the survival of every individual। तो ये जो प्रोसेस होती है, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये हर इंडिविजुअल यानी कि हर जीव के जिंदा रहने के लिए, उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपने प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है यानी कि एक पुराने प्लांट से कैसे एक नया प्लांट बनता है, तो वो प्रोसेस आपने पढ़ी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर दी कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन किस लिए भी जरूरी है? ताकि हमें लगातार प्रजातियां मिलती रहे, कोई एक प्रजाति हमें लगातार आगे को मिलती रहे। जैसे मान लो अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कैसे हमें जो इंसान है वो आगे को मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। कोई भी एनिमल है, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो हमें उसकी आगे कोई भी प्रजाति नहीं मिल पाएगी। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो आपने कल्पना करनी है कि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों के बीच में, तो क्या होगा? यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, नए जीव आते रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, हमें नए जीव मिलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जीव हमें मिलते रहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपने पिछली क्लास में 7th में आपने प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, पौधे कैसे प्रजनन करते हैं, वो पढ़ा होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग भी तो एनिमल्स है ना, तो कैसे हम सब में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे हम सब जो हैं अपनी नई संतान उत्पन्न करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो क्या आपने अलग अलग जानवरों के बच्चे देखे होंगे? हैं, यंग वंस का मतलब होता है बच्चे। ट्राई टू नेम ऑफ द यंग वन बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन एन एग्जांपल एट सीरियल नंबर 1 and 5। तो आपको आगे टेबल दे रखी है, उसमें आपको कंप्लीट करना है कि किसके बच्चे को क्या कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न। आपने बहुत सारे एनिमल के बच्चे भी देखे होंगे पैदा होते हुए। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो चिक्स है, मुर्गी के बच्चे हैं, कैटरपिलर जो होता है वो तितली का बच्चा या फिर जो सिल्क मॉथ होता है ना, उसके बच्चे को भी कैटरपिलर बोलते हैं, तो वो कैसे होता है पैदा। हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न। और जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ। लेट अस फाइंड आउट। तो आपको बताना है कि क्या अभी जो बच्चा आपको कुत्ते का पिल्ला दिख रहा है वो पहले भी वैसा ही था। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। टेबल 9.1 है, जैसे ह्यूमन के बच्चे को कहते हैं क्या, बेबी, ठीक है। और कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, और हाँ हाँ बटरफ्लाई के बच्चे को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, हैन के बच्चे को चिक कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये टेबल पूरी करनी है। नेक्स्ट है just as in plant there are two modes by which animals reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. तो जैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है ना,
वैसे ही एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कोई पुराने प्लांट से नया प्लांट बनता है ना, कैसे बनता है, बीज होता है तो बीज को हम नीचे जमीन पे लगाते हैं, फिर नया प्लांट बन जाता है, या फिर हम कटिंग वगैरह लगाते हैं। वैसे ही जो एनिमल्स है उनमें भी ये गुण होता है कि वो अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न करे, ठीक है, ताकि हमें जीव निरंतर रूप से मिलते रहे। तो इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है दो मेथड से कंप्लीट होती है। एक होता है एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में लैंगिक जनन, और नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। तो हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7। तो क्लास 7 में आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा होगा, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होता है कि आप एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो गर्ल होती है वो फीमेल होती है और जो बॉय होता है वो मेल होता है। या फिर आप और समझ सकते हैं, आपके जो पापा होते हैं वो मेल होते हैं और मम्मा फीमेल। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, और मेल और फीमेल में भी हमें उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उनकी ज़रूरत होती है। अब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? क्या इन पार्ट्स के आप नाम बता सकते हैं? इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। तो एनिमल्स में भी, जानवरों में भी मेल्स के अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और फीमेल के अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जैसे प्लांट में हमने पढ़ा था कि जो फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जो फ्यूज होके एक जाइगोट भ्रूण बनाते हैं, ठीक है। बच्चे का आप समझ सकते हैं कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसको जाइगोट, एम्ब्रियो वगैरह कहते हैं। जो एग होता है, ठीक है, उसको जाइगोट कहते हैं। इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो जाइगोट ही होता है जो बड़ा बन के या उसमें डेवलपमेंट भी, उसका विकास होता है और फिर वो किस में बदल जाता है, बच्चे में, बेबी में बदल जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा प्रजनन जिसमें क्या होता है, मेल यानी कि नर और मादा फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो मिलके आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल जो नर होता है उसमें क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या प्रजनन अंग होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। उसमें एक जोड़ा टेस्टिस होता है, यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, देखिए ये जो है इसको टेस्टिस कहते हैं। जोड़े में है ना, दो है, तो एक जोड़ा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है एक जोड़ा। और नेक्स्ट क्या आता है, टू स्पर्म डक्ट्स। हाँ, ये रहे स्पर्म डक्ट्स, ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है इनको स्पर्म डक्ट कहते हैं। तो एक जोड़ा क्या होता है, टेस्टिस, और दो स्पर्म डक्ट्स हो गए, और फिर एंड अ पेनिस, और ये रहा, इसको पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक जोड़ा टेस्टिस, दो स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स। अब हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो टेस्टिस का क्या काम होता है, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, ठीक है। मेल गैमेट्स क्या कहे जाते हैं, स्पर्म्स कहते हैं जिनको, शुक्राणु कहते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। और एक टेस्टिस के द्वारा बहुत सारे मिलियंस, लाखों में स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पर्म यानी कि शुक्राणु प्रोड्यूस किए जाते हैं। लुक एट फिगर 9.2 विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा 9.2, ये स्पर्म का पिक्चर है। इसको माइक्रोस्कोप में देखा होगा, वैसे तो बहुत छोटा होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में। ईच हैज अ हेड, और हर छोटे, हमें पता है कि स्पर्म जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन इस हर स्पर्म के पास एक हेड होता है और बीच वाला इसको मिडिल पीस कहते हैं और लास्ट में इसकी टेल होती है, ठीक है।
Does it appear to be single cell? Indeed, each, हाँ यहाँ ऊपर है, indeed each sperm is a single cell with all the usual cell component। तो ये जो sperm होता है वो एक सिंगल सेल होता है, मल्टी सेल नहीं होता, मल्टी सेलुलर नहीं होता। ये क्या होता है? सिंगल सेल, यानी कि एकल कोशिका होती है ये। अब देखो ये एकल कोशिका होती है और जो फीमेल एग होता है वो भी एकल कोशिका होती है। तो किस तरह दो एकल कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक इंडिविजुअल, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल का निर्माण करती है। तो हम आगे वही पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, और साथ में ड्रॉ करने को भी आता है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पेयर टेस्टिस का होता है, साथ में 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस का काम होता है ये बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये रहा पेनिस जो क्या काम करता है? स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में इंटर करने के काम आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पहेली को दिमाग में उसके सवाल आया कि व्हाट पर्पस डज द टेल इज द इन द स्पर्म सर्व। तो टेल जो है वो आखिर एक स्पर्म में टेल क्या काम करता हुआ? तो टेल क्या करता है? उसको स्पीड देता है। ठीक है, उसको गति प्रदान करने में हेल्प करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फीमेल यानी कि मादा में क्या क्या जनन अंग होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स की कहते हैं, एंड द यूटेरस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक जोड़ा ओवरीज आता है। ओवरी ये रहे, ठीक है, ओवरी से एग प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस हो रहे थे? स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन ओवरीज से यहाँ पे जो फीमेल है उसमें क्या प्रोड्यूस होंगे? एग्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और ओविडक्ट्स होते हैं। ओविडक्ट ये रहे ओविडक्ट, ठीक है, इनको फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, और साथ में यूटेरस जिसको गर्भाशय कहते हैं, जिसमें बच्चे का भ्रूण का विकास होता है। फीमेल ये इसका पिक्चर है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके ह्यूमंस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। तो ओविडक्ट होते हैं, ठीक है, और 2 ओविडक्ट्स हो गए, और 2 ओवरीज होती है, और एक यूटेरस होता है। और ओवरीज का काम होता है कि वो एग प्रोड्यूस करते हैं, साथ में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट है फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एक्स। तो फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओवा एक्स कहा जाता है इन ह्यूमन। और ओवा कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो फीमेल्स में क्या होता है? ह्यूमंस में क्या होता है? जो फीमेल होती है उनके पास 2 ओवरीज होती है, तो हर ओवरी से हर मंथ में क्या होता है? एक एक एग आता है। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर हम देखते हैं पिक्चर में, जैसे मान लो एक महीने में इस ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से एग जो है फेलोपियन ट्यूब में आता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो यूटेरस वह भाग होता है जहां बच्चे का विकास होता है जब एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जो जैसे स्पर्म शुक्राणु जो होता है एकल कोशिका होती है, वैसे ही अंडा जो एग होता है वो भी क्या होती है? सिंगल सेल एकल कोशिका होती है। यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन ओवम। ठीक है, ये ह्यूमन ओवम है, यानी कि जो एग होता है वो रहा। बूचो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। तो बूचो को याद आता है कि एनिमल्स का जो एग होता है उसका साइज बड़ा अलग अलग होता है। द एग मे बी वेरी स्मॉल इन ह्यूमन एज इन ह्यूमन। तो अंडा जो होता है बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे ह्यूमंस में होता है ना, ह्यूमंस का अंडा मुर्गी के अंडे के बराबर तो नहीं होता, काफी छोटा होता है। मच लार्जर एज इन हैग, और काफी बड़ा भी हो सकता है जैसे कि हैन का। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा होता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऑस्ट्रिच की जो कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, क्योंकि सिंगल सेल है एग, और सिंगल सेल होते हुए भी इतना बड़ा होता है ये। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो टेस्टिस होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है, स्पर्म डक्ट हो गया और पेनिस हो गया। तो टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और वुमेन्स में हमने पढ़ा फीमेल में कि जो ओवरीज होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ये स्पर्म और ओवरीज मिलते हैं ना, तब क्या होता है? तो हम वही प्रोसेस अब पढ़ेंगे।
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं इसको हिंदी में। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। तो क्या होता है, पहला स्टेप क्या है रिप्रोडक्शन का, स्पर्म और ओवन का आपस में मिलना, फ्यूजन, ठीक है। और जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में इंटर कराए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा था वो, पेनिस के द्वारा, ठीक है। When sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg। तो जब sperm जो होता है एग, अंडे के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, स्पर्म किससे जाकर मिल जाता है, एग से जाकर मिल जाता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है हमें बताया सेल के अंदर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है और जो एग का न्यूक्लियाई होता है, दोनों सिंगल सेल होती है और न्यूक्लियस तो होगा ही होगा इनमें, ठीक है। तो दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस बन जाता है, सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तभी आपने देखा होगा आपके कुछ गुण जो होते हैं आपके पापा से मिलते हैं और कुछ गुण आपके मम्मा से मिलते हैं, क्योंकि दोनों के जो सेल्स हैं स्पर्म और एग, ठीक है, सिंगल सेल है ना दोनों, उनका जो न्यूक्लियस था दोनों का न्यूक्लियस एक हो गया। तो आधे कैरेक्टर पापा से आते हैं, आधे कैरेक्टर मम्मी से आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग, उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यानी कि जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। क्या आपको पता था कि जो जाइगोट होता है वो एक बच्चा, नए बच्चे की शुरुआत होती है, यानी कि उसकी शुरुआती अवस्था होती है। हाँ, तो जाइगोट जो होता है किसी भी नए इंडिविजुअल, नए जीव की शुरुआती अवस्था होती है। यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताया गया है, देखिए ये रहा एग, ठीक है, और ये है एग न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जो स्पर्म है इसमें भी न्यूक्लियस होगा। तो जब ये एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं आपस में, यानी कि आपस में मिलते हैं, तो दोनों का न्यूक्लियस एक हो जाता है। और फिर जब न्यूक्लियस एक हो जाएगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और जो बनेगा उसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है जाइगोट। देखो ये दो अलग अलग न्यूक्लियस है ना, अलग अलग न्यूक्लियाई है, तो आपस में ये मिल रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी है कि दोनों एक हो जाएंगे, एक पूरा गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये कहलाता है जाइगोट। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father। तो fertilization की process क्या होती है, जिसमें मम्मा जो मदर होती है उसका एग और जो पापा होते हैं, फादर होते हैं, उसका स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम ऑफ द फादर। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नया बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, उसके आधे कैरेक्टर पापा से मिलते हैं, आधे कैरेक्टर मम्मी से मिलते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, आप अपने भाई बहनों को देखिए। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर एंड योर फादर। देखिए कि क्या उनके जो कैरेक्टर हैं थोड़े मम्मी से, थोड़े आपके पापा से मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन, ऐसा निषेचन जो किसी फीमेल बॉडी यानी कि मादा के शरीर के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हेन्स। तो ह्यूमंस हो गए और काउ है और डॉग्स है, हैंस है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि इनमें जो बेबी होता है या जो एग होगा वो अंदर ही रहेगा और अंदर ही उसका विकास होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, आपस में जो मिलना होता है, वो कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। हाँ, तो नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में भी, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो टेस्ट ट्यूब आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा ना, हम यूज करते हैं लैब में, ठीक है।
Boojo and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. तो बूझो और पहेली को एक बार उनके टीचर ने बताया कि कुछ जो औरतें होती हैं उनके जो ओविडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक्ड होते हैं, उनका रास्ता ब्लॉक होता है। अब हमने पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ओविडक्ट हो गए है ना, और ओवरीज होती है और साथ में यूटेरस भी होता है जिसमें बच्चे का विकास होता है। तो ओवरीज से तो एग प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पे आते हैं, ओविडक्ट के लिए आते हैं, ठीक है, सॉरी ओविडक्ट में आते हैं। लेकिन कुछ वुमेन में ऐसा होता है, कुछ औरतों में ऐसा होता है कि जो ओविडक्ट होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, उनका रास्ता ब्लॉक होता है। These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. अब हमने पढ़ा कि जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए इस ओविडक्ट में आता है ताकि वहां पर उसे एग मिले और फ्यूज होके वो किस में बदल जाए, जाइगोट में बदल जाए। तो अगर उसकी ओविडक्ट, किसी औरत की ओविडक्ट ही ब्लॉक होंगी तो स्पर्म जो है वो कैसे ओविडक्ट तक आ पाएगा और कैसे एग से उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इन सम केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, that fertilization outside the body. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के लिए ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो बच्चा भी नहीं हो पाएगा ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के बच्चे भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे डॉक्टर्स ने एक इलाज ढूंढा और वो क्या है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो एग होता है जो फीमेल रिलीज करती है अपने ओवरीज से, ठीक है, अपने अंडाशय से, तो ओवरीज से रिलीज करती है एग्स, तो वो फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एंड स्पर्म जो मेल रिलीज करता है, ठीक है, स्पर्म को इकट्ठा करके कलेक्ट करके उनको एक साथ रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, कहाँ पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए रख देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। जनरली हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है ह्यूमंस में, ठीक है, लेकिन कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जिनका ओविडक्ट ब्लॉक होता है जिस कारण जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के लिए एग तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो एग ले लेते हैं वुमेन से और स्पर्म ले लेते हैं मैन से, यानी कि मेल से, ठीक है, और फिर उन दोनों स्पर्म और एग को साथ साथ रखते हैं किस चीज के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट अकर्स, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, तो जाइगोट को लगभग एक हफ्ते के लिए वहीं पर लेबोरेटरी में ही डेवलप किया जाता है एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस। और जब उसका अच्छे से जब डॉक्टर देखते हैं कि ठीक से डेवलप हो रहा है ये, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो फीमेल होती है उसके गर्भाशय में उस जाइगोट को प्रत्यारोपित कर देते हैं या उसको प्लेस कर देते हैं उसके गर्भाशय में, ठीक है। Complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. तो उस बच्चे का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो उसकी मम्मी के यूटेरस गर्भाशय में ही होता है और बच्चा दूसरे जैसे और नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसा ही जन्म लेता है, ठीक है। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब इन बेबीज को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने जो पहले कराया था कि टेस्ट ट्यूब में फीमेल और मेल जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन कराया था, तो इस वजह से कहा जाता है दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। एक्चुअली ये टर्म इतना सही नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाए उनको, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में तो सिर्फ फ्यूजन होता है ना, उस बेबी का पूरा विकास तो मम्मी के यूटेरस में ही होता है। तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहें, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में सिर्फ उनके जो मेल होता है उसका स्पर्म और जो फीमेल होती है उसके एग का, उसके ओवा का फ्यूजन होता है। बाकी पूरा डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो मम्मी के यूटेरस में होता है। नेक्स्ट है, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. तो आपको सरप्राइज होगा कि बहुत सारे जो फीमेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, और बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो ऐसे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो निषेचन होता है वो पानी में होता है,
लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे होता है। हाँ, तो एक्टिविटी 9.1 देख लेते हैं कि कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कुछ एनिमल्स में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। तो आपसे कह रहे हैं कि कोई पॉन्ड है यानी कि तालाब है या कोई झील वगैरह होती है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी बहता है या रुका हुआ पानी होता है, वहाँ जाइए। लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे जो एग होते हैं फ्रॉग के, मेंढक के अंडे, वो झुंड बहुत क्लस्टर यानी कि ग्रुप में होते हैं, पानी में वो तैर रहे होते हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। तो आपको क्या करना है, एग के कलर, एग्स के कलर और उसके साइज नोट करने की, कितना साइज था, कैसा उनका कलर था। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग वाटर। तो रेनी सीजन में क्या करते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ की ओर चले जाते हैं, पॉन्ड्स, तालाब में चले जाते हैं। when the male and female come together in water, तो जब मेल यानी कि नर जो मेंढक होता है और जो मादा मेंढक होती है फीमेल, वो साथ आते हैं पानी में। द हाँ ऊपर है। फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। तो क्या करती है फीमेल, बहुत सारे सैकड़ों अंडे देती हैं। अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय शेल एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। तो जैसे हेन्स में होता है ना, मुर्गी के अंडे में आपने देखा होगा बाहर से कवरिंग होती है व्हाइट कलर की, ठीक है। वैसा फ्रॉग के एग में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ये जो होता है इट इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल, किसी शेल से कवर नहीं होता है, और साथ में बहुत डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट भी होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। और इसके बदले में, कवरिंग के बदले क्या होता है, उसमें एक जेली जैसा कुछ होता है जिसमें बहुत सारे एग्स होते हैं और उसको प्रोटेक्शन देते हैं। देखो ये रहा, आपने देखा होगा, आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जेली जैसा होता है कुछ, उसमें बहुत सारे एग होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के फ्रॉग के। As the eggs are laid, तो जैसे ही अंडे दिए जाते हैं, the male deposits sperms over them। तो मेल क्या करता है, वो स्पर्म डिपॉजिट कर देता है उनके ऊपर स्पर्म को डाल देता है। इस स्पर्म swims randomly in water, तो हर स्पर्म पानी में तैरता है with the help of its long tail। और हमने पढ़ा था कि स्पर्म में एक लंबी पूंछ भी होती है, तो अपनी टेल की हेल्प से वो पानी में तैरता है। The sperm come in contact with the eggs, और होता ऐसा है कि जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, एग्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। और हमने पढ़ा अभी कि जैसे ही जो स्पर्म है वो एग के कांटेक्ट में आता है, यानी कि दोनों आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो फिर प्रोसेस क्या कहलाती है, वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, मेल गैमेट क्या हो गया स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा एग। तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है वो कहाँ पर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में बाह्य निषेचन कहते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। एक्वेटिक यानी कि जो जलीय जीव होते हैं उनमें ये बहुत कॉमन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि अधिकतर किसमें देखा जा सकता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं। Why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? तो इसमें बूझों के दिमाग में सवाल आया कि हैन यानी कि मुर्गी जो होती है वो तो एक ही अंडा देती है एक टाइम पे, लेकिन जो फ्रॉग हैं और एक्वेटिक एनिमल्स जो हो गए, बहुत सारे अंडे क्यों देते हैं, क्लस्टर्स में क्यों देते हैं, इतने ग्रुप्स में क्यों देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो पहले उसको जवाब देती है कि दो these animal lays hundreds of egg and release millions of sperm, all the eggs do not get fertilized and develop into new individual। कहते कि हालांकि जो ये एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं, सैकड़ों अंडे देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो अंडे हैं ना, सारे अंडे फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं और सभी फर्टिलाइज होके एक नए इंडिविजुअल न्यू बेबी का निर्माण नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट विंड एंड रेनफॉल। ऐसा इसलिए होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है फीमेल के, तो एग्स बाहर रिलीज हो जाते हैं ना, तो एग जो होते हैं, वो एग्स जो होते हैं उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्या,
वो पानी का सामना करना पड़ता है और जो मूवमेंट्स होती हैं, हवा का सामना, बारिश का सामना, तो सारे अंडे नहीं बच पाते हैं, नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स, साथ में दूसरे एनिमल्स भी होते हैं पानी में जो उन एग्स को खाते हैं। Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे एनिमल्स के लिए कि बहुत ज़्यादा एग वो प्रोड्यूस करें ताकि कुछ बच पाए, ताकि और कुछ बच के क्या हो जाए, नए बेबी इंडिविजुअल का निर्माण कर दे। तो इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बहुत सारे एग एक टाइम पे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पहले कि फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है। पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डायग्राम। हाँ, तो बूझो के दिमाग में सवाल आता है कि हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। सिंगल सेल यानी कि एग, ओवा और क्या, स्पर्म, दोनों ही तो सिंगल सेल है। दोनों आखिर आपस में मिलके इतने बड़े इंडिविजुअल, इतने बड़े जीव का निर्माण कैसे कर रहे हैं जो मल्टी सेलुलर है। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, भ्रूण का। ठीक है। Fertilization result in the formation of zygote which begins to develop into an embryo। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट धीरे धीरे जिसका विकास होकर जाइगोट किस में बदल जाता है, एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण में बदल जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ शेल्स। तो जाइगोट जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है गोल गोल। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो फिर क्या होता है, जो सेल होती हैं वो सेल बनना शुरू हो जाती है दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज, और बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, उत्तक बनाएंगे और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, किसी जीव के शरीर का अंग बनाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रायो। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रायो होता है। यानी कि विकसित होता हुआ जो जाइगोट होता है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रायो कहलाता है। द एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर जो एम्ब्रायो है वो किसकी वॉल, गर्भाशय की दीवार पे प्रत्यारोपित हो जाता है ताकि उसका और अच्छे से विकास हो। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये ओवरी है ना, 2 ओवरीज होती है फीमेल की बॉडी में। ओवरीज से हर महीने क्या होता है, एक एग निकलता है। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे ये ओविडक्ट्स है, तो यहाँ पे आता है एग, और अगर इसको स्पर्म मिल जाता है और दोनों फर्टिलाइज हो जाता है आपस में, तो फर्टिलाइज होके धीरे धीरे ये इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, ये जाइगोट है तो धीरे धीरे इसमें इस तरह से चेंजेस होते हैं, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो फिर क्या होता है, फिर ये यूटेरस की वॉल पे इम्बीड हो जाता है, यानी कि गर्भाशय की दीवार पे गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर लिया जाता है और फिर बच्चे का विकास होता है। फिर उसके बाकी शरीर के अंग यहाँ पे बनते हैं। बी स्ट्रक्चर में दिखाया गया है बॉल्स ऑफ सेल। देखो सेल्स हैं, उस बॉल जैसे स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे दिखाया गया कि इम्बीडिंग ऑफ द एम्ब्रायो इन द यूटेरस। और जो एम्ब्रायो है, जो भ्रूण है, यूटेरस की दीवार पे आता है, इनकी यूटेरस पे उसका प्रत्यारोपण होता है, तो वो कैसा होता है, इस तरह का होता है। नेक्स्ट है द एम्ब्रायो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। तो यूटेरस में, गर्भाशय में, अब जो एम्ब्रायो है, जो भ्रूण है, उसका धीरे धीरे विकास होता रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे यूटेरस में उसके हाथों का निर्माण होता है, लेग्स बनते हैं, उसके सिर का विकास होता है, आंखों का विकास होता है, कानों का विकास होता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। तो ऐसी अवस्था जिसमें एम्ब्रायो के सभी भाग, एम्ब्रायो के शरीर के सभी भाग विकसित होकर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, उसको हम, उस स्टेज को क्या कहते हैं, फीटस। अब जो है, अब हम उसको एम्ब्रायो नहीं कहेंगे, अब हम उसको कहेंगे फीटस। ठीक है। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। तो जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है गर्भाशय में, इनकी उसके शरीर के सारे अंग का निर्माण हो जाता है, फिर मम्मी जो होती है बच्चे को जन्म दे देती है। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो। तो मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज नहीं करता, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करता है एग को।
डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड काउ। पर क्या जो हेन्स होती है वो इंसानों की तरह या फिर गाय भैंसों की तरह बच्चों को जन्म देती है? नहीं देती। हेन क्या देती है? अंडे देती है। ठीक है, यू नो दैट दे डू नॉट, तो हमें पता है कि हेन जो होती है अंडे देती है, बच्चे जन्म नहीं देती। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, तो चिक्स कैसे होते हैं? लेट अस फाइंड आउट, तो चलो पता करते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जैसे ही फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट द्वारा स्पर्म फीमेल की बॉडी में अंडर कराया जाता है, अंडर किया जाता है, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, तो जाइगोट बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, विकसित होता है और कहाँ आ जाता है? ओविडक्ट में आ जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, तो जैसे ये नीचे आता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म अराउंड इट, तो इसके चारों ओर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर आ जाते हैं। जैसे हेन के चारों ओर होता है ना प्रोटेक्टिव लेयर, वो बाहर का शेल होता है जो व्हाइट कलर का। द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, तो जैसे आप मुर्गी के अंडे में देखते हो ना बाहर की आउटर कवरिंग जो शेल होता है, ठीक है, छिलका कहते हो आप जिसको अंडे का, तो वो उसको शेल कहते हैं और ये उसकी क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जो अंदर है, जो अंदर क्या है? अंदर जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रायो, तो जब एम्ब्रायो के बाहर जो होता है शेल बन जाता है, हार्ड शेल बन जाता है, द हेन फाइनली लेज द एग, फिर मुर्गी जो होती है अंडे दे देती है। द एम्ब्रायो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, तो जो एम्ब्रायो है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो एक चिक बनने में लगभग कितने हफ्ते लेती है? 3 हफ्ते लेती है, 3 हफ्ते लेता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन eggs टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, आपने देखा होगा कि मुर्गी जो होती है अपने अंडों के ऊपर बैठी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अंडों को क्या कर रही होती है? गर्म कर रही होती है, ताकि वो जो अंदर एम्ब्रायो है उसका विकास हो जाए और वो क्या बन जाए? चिक बन जाए। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो जब मुर्गी जो है अंडों के ऊपर बैठ के उनको सेक रही होती है, तो उस दौरान जो एम्ब्रायो है अंदर वो किस में बदल रहा होता है? चिक में बदल रहा होता है, चूजे में बदल रहा होता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, तो जब चूजा जो होता है पूरी तरह से विकसित हो जाता है, इट बर्स्ट अपॉन ओपन द एग शेल, तो फिर क्या होता है? मुर्गी का जो अंडे का जो एग शेल होता है, बाहर का कवर होता है, वो फूट जाता है, वो फट जाता है और चिक उससे बाहर आ जाता है, जिसको आप हैचिंग कहते हो। ठीक है, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो ऐसे एनिमल जिसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ऐसे एनिमल्स में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो भ्रूण का विकास भी फीमेल की बॉडी के बाहर ही होता है। ठीक है, द एम्ब्रायोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और इसमें जो एम्ब्रायो होता है उसके एग के बाहर एक कवर आ जाता है जिसके अंदर वो ग्रो कर रहा होता है। आफ्टर द एम्ब्रायोज डेवलप, तो जैसे ही एम्ब्रायो अच्छे से विकसित हो जाता है, द एग हैच, एक्स हैच, जो अंडा जो होता है वो हम कहते हैं कि चूजा बाहर निकल गया अंडे से, तो अंडा फूट जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरियस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, तो आपने बहुत सारे टेडपोल्स देखे होंगे। टेडपोल्स यानी कि मेंढक का जो बच्चा होता है उसको टेडपोल कहते हैं, तो आपने बहुत सारे टेडपोल्स देखे होंगे पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में तैरते हुए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वाइविपोरस एंड ओविपोरस कौन से एनिमल्स होते हैं। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones, तो हमने सीखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन है ना, और कुछ एनिमल पहले अंडे देते हैं, उसके बाद जब अंडा जो होता है अंडे के अंदर भ्रूण का पूरी तरह से विकास हो जाता है, फिर उससे जो यंग वन है, जो उसका बच्चा है, वो बाहर आ जाता है। तो कुछ सीधे डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड वाइविपोरस, तो ऐसे एनिमल्स जो बच्चे जन्म देते हैं, सीधे क्या देंगे? बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम विविपोरस एनिमल्स कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपोरस एंड ओविपोरस, की एक्टिविटी देखनी है जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा।
ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आपको इन ऑर्गेनिज्म, इन जीवों के एग देखने हैं, फ्रॉग के, लिजार्ड के, बटरफ्लाई के और मॉथ यानी कि जो कीड़ा होता है सिल्क मॉथ उसके, hen के, क्रो के और एनी अदर बर्ड। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम? तो क्या सभी के क्या एग आप देख पाए? मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व। तो जिनके एग आप देख पाए उनकी ड्राइंग आपको बनानी है। The eggs of few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies। तो कुछ एनिमल्स के एग हम आसानी से देख पाते हैं क्योंकि उनकी जो मदर होती है, उनकी जो माँ होती है, वो अपनी बॉडी के बाहर अंडे देती है। जैसे ह्यूमन का एग, जो इंसान का अंडा होता है, आप नहीं देख सकते हो क्योंकि इंसान का अंडा जो होता है वो शरीर के अंदर होता है और जिसका विकास धीरे धीरे किस में हो जाता है? बच्चे में हो जाता है और फिर डायरेक्टली जो इंसान होता है, जो मदर होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, फीमेल जो होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के बाहर एग देते हैं और बाहर ही उस बच्चे का फिर विकास होता है। These are example of oviparous animals। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, उनको ओविपोरस कहते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग। लेकिन आप कुत्ते के अंडे, काऊ के अंडे और बिल्ली के अंडे आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कलेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं है। द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस। वो क्या देती है? बच्चे को जन्म देती है। देयर आर एग्जाम्पल ऑफ वेविपोरस एनिमल्स। वो एग्जाम्पल है किसके? वेविपोरस एनिमल्स के, ठीक है। तो ये था वेविपोरस और ओविपोरस एनिमल। नेक्स्ट है, कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल? आपको और एग्जाम्पल्स देनी है। यंग वंस टू अडल्ट। तो कैसे जो छोटा बच्चा है वो अडल्ट एक विकसित होता है, उसका विकास होकर वो कैसे अडल्ट बनता है। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम दी एक्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट। तो जो नए बेबी होते हैं, नए इंडिविजुअल होते हैं, विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम दी एग, जो अंडे से निकले होते हैं, कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट, और वो फिर कंटिन्यू ग्रो होते हैं यानी कि वो बढ़ते रहते हैं जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। कुछ एनिमल्स में के जो बच्चे होते हैं वो अपने अडल्ट से काफी अलग दिखते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। जैसे सिल्कवॉर्म होता है ना, जो सिल्क का कीड़ा, उसकी लाइफ साइकिल क्या थी? पहले एग होता है, फिर वो एग किस में बदलता है? धीरे धीरे लार्वा या कैटरपिलर जिसको कहते हैं, फिर प्यूपा में बदलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे अडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लार्वा या कैटरपिलर है ये बिल्कुल ही अलग होता है अडल्ट से। यू स्टडीड इन क्लास 7, तो हमने क्लास 7 पे ही पढ़ा था। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। वैसे ही फ्रॉग भी है, ठीक है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। तो जो फ्रॉग है उसका जो एम्ब्रायो डेवलप होता है उसकी स्टेजेस आप देखेंगे तो कैसे डेवलप होता है। पहले एग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है एग का, किसके साथ? स्पर्म के साथ, ठीक है। एग का फर्टिलाइज एग हो गया, उसके बाद वो टेडपोल में बदलता है, लार्वा कहते हैं जिसको, और उसके बाद वो अडल्ट में बदलता है। तो टेडपोल जो होता है उसके अडल्ट से बिल्कुल ही अलग होता है। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स? तो उसमें वही बात बोली गई कि क्या जो टेडपोल्स हैं वो अडल्ट से काफी अलग नहीं दिखते हैं। अभी हम इस साइकिल में देखेंगे कि कैसा टेडपोल दिखता है। कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो टेडपोल्स हैं कुछ कभी वो फ्रॉग बन जाएंगे किसी दिन। Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth। तो वैसे ही जो कैटरपिलर या फिर प्यूपा होता है सिल्क के कीड़े का, वो भी उसके अडल्ट कीड़े से बहुत अलग दिखता है। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये अडल्ट फ्रॉग है, ठीक है, ये एग देगी, फीमेल होगी तो एग देगी और मेल होगा तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा बाहर पानी में। तो स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज होंगे तो फर्टिलाइज्ड एग बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। और ये जो धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है, तो टेडपोल बनता है। अर्ली टेडपोल यानी कि पहले का टेडपोल ऐसा होता है, लेट टेडपोल फिर धीरे धीरे ये कुछ ऐसे बदल जाता है और फिर क्या होता है, ये जो टेडपोल होता है ये मेंढक ये इसमें बदल जाता है अडल्ट फ्रॉग में। इसकी जो पीछे की टेल होती है पूरी गायब हो जाती है और इस तरह का हो जाता है। आप देखते होंगे, आप कभी नदी में या कभी तालाब देख में गए हों तो आपने वहां पे देखा होगा कि टेडपोल जो होता है उसमें पूंछ होती है और जैसे जैसे इसमें विकास होता है ये पूंछ गायब हो जाती है और ये टेडपोल फ्रॉग में, अडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द features that are present in the adult are not found in these
यंग वंस। तो जो अडल्ट में फीचर्स होते हैं वो उनके छोटे रूप यानी कि बच्चों में नहीं होते हैं। देन व्हाट हैपन टू द टेडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर, फिर टेडपोल्स और कैटरपिलर्स का क्या होता होगा, यानी कि उनकी जो पूंछ है वो कहाँ चली जाती होगी, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ अ कोकून, तो आपने कोकून से बाहर आते हुए एक सुंदर सा कीड़ा देखा होगा। इन द केस ऑफ टेडपोल्स दे ट्रांसफर इनटू अडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। वैसे ही जो टेडपोल होता है वो किस में बदल जाता है, अडल्ट में बदल जाता है, और जो जंप कर सकता है स्विम भी कर सकता है। The transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis। तो ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई लार्वा जो होता है वो अडल्ट में बदलता है बाय थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, जिसमें उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई लार्वा जो है अडल्ट में चेंज होता है कुछ चेंजेस के द्वारा, कुछ परिवर्तनों के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे टेडपोल था ना, टेडपोल में क्या थी, उसकी टेल थी, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए तो उसकी टेल पूरी गायब हो गई और वो टेडपोल किस में बदल गया, अडल्ट फ्रॉग में बदल गया। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस के द्वारा टेडपोल जो है लार्वा नहीं सॉरी फ्रॉग में बदल गया, वो प्रोसेस कहलाएगी हमारी मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन अवर बॉडी एज वी ग्रो, तो इसमें बोला गया है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनका क्या। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, तो क्या आपको भी लगता है कि हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होता है। In human beings, body parts similar to those present in adults are present from the time to birth। तो बर्थ के समय ह्यूमंस में वही बॉडी पार्ट्स होते हैं तो जो बाद में भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत हो रही थी ना, एक फीमेल और एक मेल, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस एक सिंगल पेरेंट की हमें जरूरत होती है। So far we have learned about reproduction in some familiar animals, तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? तो और कुछ एनिमल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसा हाइड्रा हो गया और अमीबा है, तो इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, तो क्या आप जानते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेट अस फाइंड आउट, तो चलो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये रहा हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा में ये जो छोटे छोटे उभार जैसे स्ट्रक्चर है ना, इनको बड कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा में बडिंग होती है, मुकुलन होता है, हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में। तो एक्टिविटी दे रखी है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की स्लाइड देखनी है आपको आपकी लेबोरेटरी में। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप या फिर हैंड लेंस का आप यूज कर सकते हैं। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी, तो आप देखेंगे कि पेरेंट जो होता है, पेरेंट यानी कि माता, ठीक है, माता या पिता जिससे उनका जन्म होता है, जनक से। तो आप देखेंगे कि जो पेरेंट बॉडी है उसके शरीर में छोटे छोटे उभार आए होंगे। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स, तो आप अलग अलग स्लाइड्स देखेंगे तो बल्जेस को काउंट कर लीजिए कि किसमें कितने हैं। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस, तो साइज भी नोट कर लीजिए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा का डायग्राम नोट कर लीजिए या बना लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं इन ईच हाइड्रा, तो हर हाइड्रा में देयर मे बी वन और मोर बल्जेस, आप देखेंगे कि एक या एक से ज्यादा क्या है, बल्जेस है, उभार जैसे स्ट्रक्चर है। These bulges are called developing new individual these bulges are the developing new individual and they are called buds। तो ये जो bulges है वो क्या है, वो विकसित होते हुए नए इंडिविजुअल है, नए जीव हैं, जिनको हम बर्ड्स कहते हैं, मुकुल कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट, तो यीस्ट में भी ऐसा ही होता है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो हाइड्रा की तरह उसमें क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल कैसे बनता है, एक सिंगल पेरेंट से बनता है, ठीक है, एकल जनक कोशिका से बनता है, एक उभार के द्वारा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रजनन जिसमें नए संतति का निर्माण सिर्फ एक ही जनक कोशिका के द्वारा होता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि इसमें दो फीमेल और मेल की जरूरत नहीं होती, बस एक ही सिंगल पेरेंट इसमें काफी होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Since new individual develop from the buds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. तो हाइड्रा में हमने देखा कि जो नया बेबी होता है या नया जीव जो होता है वो उसका निर्माण कैसे होता है, एक छोटे से बड से होता है, मुकुल से होता है। तो हाइड्रा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा में कैसे, कौन सी प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन किसके द्वारा, बडिंग के थ्रू, ठीक है, मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट है, अब एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। हाँ, ये रहा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो है एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव होता है। देखो एक बर्ड दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। तो ये बर्ड जो है धीरे धीरे, ये सिंगल पेरेंट है, इसमें छोटा सा उभार है, तो ये बर्ड धीरे धीरे विकसित होता है, थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये बर्ड जो है पूरी तरह से इसका विकास हो जाता है। तो ये जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो अपने पेरेंट सेल से ये अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस तरह से हाइड्रा में बडिंग होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा मेथड है जो होता है किसमें, अमीबा में। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो हमको ये भी पता है कि अमीबा जो है एकल कोशिकीय जीव होता है, यानी कि इसका जो शरीर है वो एक ही कोशिका से बना होता है। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei। तो एक सेल होगा तो न्यूक्लियस भी तो एक ही होगा। तो अमीबा में क्या होता है, इसका जो एक न्यूक्लियस होता है वो धीरे 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 करके दो न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो शरीर है वो भी दो में बढ़ जाता है। ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। तो हर पार्ट में आधा आधा पहले न्यूक्लियस आया था, फिर वो न्यूक्लियस पूरा हो जाता है और इस तरह से एक सेल से दो सेल हमारे बन जाएंगे। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। तो इस तरह से एक अमीबा से, एक जनक अमीबा कोशिका से दो अमीबा बन जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission। तो ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें क्या होता है, जो एक जीव जो होता है वो डिवाइड होके, ठीक है, वो अपने शरीर को डिवाइड करके दो बना लेता है, दो जीव बना लेता है। तो इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। तो बाइनरी फिजन और बडिंग हमने पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत सारी और मेथड्स हैं जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा एक सिंगल पेरेंट जो होता है अपने यंग वंस को जन्म देता है। सिंगल पेरेंट यानी कि एकल जनक कोशिका। यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस। तो आप अपने आगे की क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं अमीबा में क्या होता है। देखो ये अमीबा है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो इसका ये न्यूक्लियस है ना, जो इसका केंद्रक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो दो न्यूक्लियस बन गए तो इसका जो बाहर का ये साइटोप्लाज्म है, फिर ये भी डिवाइड हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और इस तरह से पूरी जो सेल है वो फिर दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक अमीबा ने, एक सिंगल पेरेंट ने दो यंग वंस को जन्म दिया, है ना, यानी कि एक सिंगल पेरेंट से क्या हो गए, दो अमीबा में मिल गए। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, नॉट दोनों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डॉली के बारे में। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन क्या होता है, अब हम डॉली के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। तो क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी कोशिका की बिल्कुल हूबहू कॉपी या हूबहू उसका रूप तैयार करते हैं। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक पूरे जीव का हम उसमें निर्माण करते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इयान विल्मट एंड his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, ठीक है। तो जो क्लोनिंग है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी,
इयान वॉलमंट के द्वारा की गई थी, उनके साथियों के द्वारा की गई थी, और रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ डिनबर्ग में की गई थी, और जो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में है। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली। तो उन्होंने क्लोनिंग की प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण किया था, एक भेड़ का निर्माण किया था जिसका नाम था डॉली। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5th जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। तो डॉली का जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 में हुआ था, और वो पहली मैमल थी जो जिसे क्लोनिंग के द्वारा तैयार किया गया था। देखो इसमें क्या हुआ था, देखो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। फिन डॉर्सेट शीप है, उसके बाद स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है, ठीक है, और फिर इनसे क्या बना है, डॉली बना। हुआ कैसे हम देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, तो क्लोनिंग के प्रोसेस के दौरान डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। तो इसकी जो स्तन ग्रंथियां थी, जो फीमेल डॉर्सेट शीप थी, इसकी जो स्तन ग्रंथियां थी, वहां से क्या लिया गया था, एक कोशिका ली गई थी। सिमिल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। वैसे ही ये जो है दूसरी वाली स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव जो है, उससे क्या लिया गया था, एक एग लिया गया था। द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग। लेकिन एग लिया गया था, लेकिन उसका न्यूक्लियस जो है वो हटा दिया गया था। तो अब न्यूक्लियस सिर्फ किसका बचा, इस वाली का बचा, जिसकी मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया गया है। और इसकी सेल कहाँ से ली गई, इसका एग लिया गया। एग भी तो एक सेल है ना, सिंगल सेल है, लेकिन उसका न्यूक्लियस निकाल लिया गया, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या हुआ, देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वाज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफी ई whose nucleus had been removed। अब इसका न्यूक्लियर एग लिया, लेकिन इसका सेल लिया था जिसमें न्यूक्लियस भी था, इसका हमने न्यूक्लियस निकाल दिया। फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके एग में क्या कराया गया, इंटर कराया गया, इसका न्यूक्लियस और इसका एग, ठीक है। फिर क्या हुआ, द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस ई। तो फिर इसमें वो एग प्लांट किया गया इसके यूटेरस में। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। तो फिर नॉर्मली जैसे सामान्यता होता है, बच्चे का निर्माण विकास होता है, भ्रूण का विकास पेट के अंदर यूटेरस में, गर्भाशय में, वैसे ही जो डॉली है उसका भी विकास हुआ, और डॉली का जन्म भी सामान्य जो बाकी भेड़ें होती है उनकी तरह हुआ। थ्रू डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। हालांकि जो डॉली है उसको जन्म इसने दिया था, ठीक है, क्योंकि इसके गर्भाशय में वो प्रत्यारोपित किया गया था। It was found to be absolutely identical to the fin dorsal sheep from which the nucleus was taken। फिर भी ये बिल्कुल किसके जैसी हुई, इसके जैसी हुई, फिन डॉर्सल शीप के द्वारा, जिसका हमने क्या लिया था, मेमोरी ग्लैंड से कोई सेल लिया था और उसका न्यूक्लियस निकाल के इसके एग में, जिसके एग से न्यूक्लियस हटा दिया गया था, इसका न्यूक्लियस इसके एग में इंटर कराया गया था। फिर उस एग को हमने इसके यूटेरस में ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो डॉली जो है वो पूरी तरह किससे मेल खाती थी, जो फिन डॉर्सेट शीप है उससे मेल खाती थी। हाँ, तो यहाँ पे है, since the nucleus from the egg of the Scottish blackface eve was removed। क्योंकि जो न्यूक्लियस था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव जो थी उससे हटा दिया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। तो डॉली में कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जो किससे मेल खाता हो, जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से मेल खाता हो, जिसने उसे जन्म दिया था। देखो जन्म दिया था, लेकिन उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। क्यों, क्योंकि उसमें उसका न्यूक्लियस था ही नहीं। न्यूक्लियस तो किसका था, फिन डॉर्सेट शीप का था। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन। तो डॉली एक हेल्दी थी, यानी कि हर्षपुरुष थी, और कुछ बच्चों को भी उसने जन्म दिया था, एंड थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्म दिया था उसने। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड। फिर डॉली की मृत्यु होगी कब, 14 फरवरी 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। तो लंग डिजीज के कारण डॉली की फिर मृत्यु हो गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स have been made to produce cloned mammals, however। तो डॉली के बाद में बहुत सारे और अटेम्प्ट्स, बहुत सारी कोशिश की गई कि क्लोन्ड मैमल्स तैयार किए जाएं, बनाए जाए। however many die before birth। कुछ तो जन्म से पहले ही मर जाते थे, और die soon after birth, और कुछ जन्म के बाद मर जाते थे। the cloned animal are many a times found to be born with several abnormalities। और कुछ बच भी जाते थे तो उनमें कुछ असामान्यता, इनकी abnormalities होती थी, ठीक है। तो डॉली के बारे में हमने पढ़ा। तो डॉली के साथ क्या हुआ था कि डॉली कैसे बनाई गई थी,
देखो क्या हुआ था, ये जो फिन डॉर्सल शीप है इसकी मेमोरी ग्लैंड जो इसकी स्तन ग्रंथियां हैं उससे सेल ली गई थी एक, और इसका एक एग लिया गया था। ये जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है, फिर इसके एग से इसका न्यूक्लियस हटा दिया गया था, इसका केंद्रक हटा दिया गया था, और इसका जो हमने सेल लिया है मेमोरी ग्लैंड से उससे न्यूक्लियस निकाल के इसके एग में उस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर वो जो एग है जिसमें इसका न्यूक्लियस है उस एग को इसके यूटेरस में प्लांट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने डॉली को जन्म दिया, और डॉली जो है बिल्कुल हूबहू किसकी तरह दिखी, फिर फिन डॉर्सल शीप की तरह दिखी। इसका मतलब क्या हुआ, सारे जो गुण होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए न्यूक्लियस जिम्मेदार है, यानी कि न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो क्या करता है, हमें हमारे गुण जो होते हैं माता पिता से हमें देता है। ठीक है, तो डॉली जो है पूरी किसकी तरह हुई थी, फिर फिन डॉर्सल शीप की तरह। और डॉली, ये इंपॉर्टेंट है कि डॉली जो है वो कौन है, यानी कि डॉली जो है क्लोन्ड शीप थी। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ था, वो कब मरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसकी हम समरी देख लेते हैं एक बार। There are two modes by which animal reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. तो एनिमल्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस दो तरह से करते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, reproduction resulting from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. ऐसा reproduction जिसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और जो एग होता है, ओवा जो होता है, वो फ्यूज करता है, वो कहलाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या है वो, ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूटेरस है। और एग कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। और मेल में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस होते हैं, स्पर्म डक्ट्स होती है और पेनिस होता है। ठीक है, और स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये फीमेल की बॉडी में एंटर कराए जाते हैं। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। तो ओवरी जो है हमने पढ़ा कि ओवा प्रोड्यूस करती है, एंड टेस्टिस प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, और टेस्टिस प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स को। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है अब वो एग नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाता है जाइगोट, जिसका विकास होता है धीरे धीरे वो एक बेबी यानी कि न्यूबॉर्न एम्ब्रियो फीटस में बदल जाता है और फिर बच्चा जन्म लेता है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के, फीमेल के शरीर के अंदर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हेन्स, काउस एंड डॉग्स। और ये देखा जाता है इंसानों में और हेन्स में, काउस में, डॉग्स में। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें एग जो होता है फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होता है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व इन फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, जिसमें एग जो होता है फीमेल अपनी बॉडी के बाहर देती है, और फिर जो मेल होता है वो स्पर्म रिलीज करता है वाटर में, और फिर पानी में एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होके एक नई इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। The zygote divides rapidly to give rise to an embryo. तो zygote जो होता है डिवाइड करता है बड़ी तेजी से, ठीक है, और फिर वो बनाता है एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण बनाता है। The embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. अब एम्ब्रायो का विकास जो होता है कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। The stage of the embryo in which all the body parts are identifiable is called fetus. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सी स्टेज है जिसमें जो बच्चा एम्ब्रायो होता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं और आसानी से पहचाने जाते हैं, तो वो स्टेज होती है। उस स्टेज में जो एम्ब्रायो है वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Animals such as human beings, cow, dogs, which give birth to young ones are called viviparous animals. तो जो बच्चे जन्म देते हैं उनको viviparous कहते हैं। Animals such as hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called oviparous animal. और जो अंडे देते हैं जैसे कि hens, frog, lizards वो कहलाते हैं oviparous animals. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. तो कुछ changes के द्वारा लार्वा का
अडल्ट में चेंज होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। जैसे हमने फ्रॉग में पढ़ा था ना, जो टेडपोल होता है उसमें पहले पूंछ होती है, लेकिन जैसे वो अडल्ट में बदलता है उसकी पूंछ गायब हो जाती है, यानी कि चेंज हुआ ना पूंछ में, पूंछ उसकी गायब होगी तो वो चेंज कहलाएगा क्या? मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कहते हैं इसको हिंदी में। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्थ। तो हाइड्रा में भी हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हाइड्रा में जो नया जीव होता है उसका निर्माण एक मुकुल उभार के द्वारा होता है, बड के द्वारा होता है। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? बडिंग, मुकुलन कहलाता है। तो हाइड्रा में जो नया इंडिविजुअल बनता है कौन सी मेथड के द्वारा बनता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सी मेथड? बडिंग के द्वारा। नेक्स्ट है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। अमीबा कैसे अपनी संतति को जन्म देता है? अमीबा जो सिंगल सेल है वो कितने भागों में बढ़ जाता है? उसका न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर उसका सेल भी 2 भागों में बढ़ जाता है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे जो एनिमल होते हैं वो अपने जैसे नए जीव को जन्म देते हैं, और अपने जैसे नए जीव को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। और 2 विधियों से होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए बच्चे के जन्म के लिए 2 पेरेंट की माता और पिता की जरूरत हो रही थी, एक फीमेल और एक मेल की जरूरत होती है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें बस सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा कि 2 प्रकार का अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और भी प्रकार का होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ा, उसमें बडिंग के द्वारा होता है, और अमीबा के बारे में पढ़ा जिसमें बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। और हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग है उसका वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म के द्वारा फीमेल की बॉडी के अंदर। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग का फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी के बाहर स्पर्म द्वारा, और फिर वो क्या बनाता है? फर्टिलाइज एग क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। और जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर एम्ब्रायो बनाता है, और जब एम्ब्रायो के सारे अंग विकसित हो जाते हैं जो आसानी से पहचाने जाते हैं उसको हम फीटस कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।